नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल पांडे स्वागत करता हूं आपका संघर्ष विद साहिल सर के YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश और भारत की जलवायु, सभी प्रकार की ऋतुएं, इन सब के बारे में देखा था। इसके साथ साथ इसके कॉन्सेप्ट को भी हमने समझा था कि हमारे यहाँ पर वर्षा, ग्रीष्म, शीत, ये तीनों ऋतुएं कैसे संभव हो पा रही हैं, और इसे हमने ग्लोब की सहायता से समझने का प्रयास किया था। आई होप वो सारे वीडियोस में जो हमने आपको जानकारी उपलब्ध कराई थी वो आपको समझ में आई होगी। दोस्तों, आज हम पिछला जो टॉपिक अभी हमने समझा है उसकी थ्योरी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो थ्योरी मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं और इन्हीं से प्रश्न ज्यादातर उठने की संभावना होती है। तो दोस्तों, बिना देर हुए आज हम शुरू करते हैं पिछले टॉपिक की जो थ्योरी हमारी बची हुई है। दोस्तों, यहाँ पे हमने आपको सबसे पहली टर्म जो बताई थी, जलवायु। सबसे पहली टर्म हमने आपको बताया था कि जलवायु किसे कहते हैं या जलवायु क्या कहलाती है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्थान या प्रदेश में लंबे समय तक, किसी भी स्थान या प्रदेश में लंबे समय तक वहां के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब, पवनों की दिशा एवं गति। कैसा दोस्तों? तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब, पवनों की दिशा एवं गति की समस्त दशाओं के योग को, गति की समस्त दशाओं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देख लें। जलवायु, इसके लिए कैसे अपन परिभाषित करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। जलवायु के लिए किसी भी स्थान या प्रदेश में लंबे समय तक वहां का जो तापमान होता है, वहां पर जो वर्षा की स्थिति होती है, वायुमंडलीय दाब मतलब वहां पर प्रेशर कैसा है, उसके बाद वहां पवनों की जो दिशा होती है एवं गति की जो समस्त दिशाएं होती हैं दोस्तों, इस समस्त दिशाओं का जो योग होता है उसे हम वहां की जलवायु बोलते हैं, या इन सभी का जो औसत होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमने आपको बताया था कि हमारे यहाँ की जो जलवायु है, हमारे मध्य प्रदेश और भारत की जो जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और इसमें हमने आपको बताया था कि ये जो उष्णकटिबंधीय यहाँ पर आप देखते हैं, यह जो क्षेत्र कहां पर रहता है, तो जब हम ग्लोब में देखेंगे अपन, जब ग्लोब में अपन देखते हैं तो कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के मध्य का जो क्षेत्र होता है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। कौन सा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और यही क्षेत्र हमारे मध्य प्रदेश की जो स्थिति, जब अपन देखते हैं मध्य प्रदेश की स्थिति, तो वह कर्क रेखा जो है वह हमारे मध्य प्रदेश के बिल्कुल मध्य से होकर गुजर रही होती है। इसी कारण से हमारा जो मध्य प्रदेश और भारत जो इसकी स्थिति होती है, यह कहां पर आ जाती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है, तो यहां पर हमने आपको लिख के रखा हुआ है उष्णकटिबंधीय। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ का जो स्थिति है मध्य प्रदेश और भारत की, वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, उत्तरी गोलार्ध में। साथ साथ दोस्तों, हमारे यहाँ की जो जलवायु वह भी कौन सी? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। इसके बाद दोस्तों, मैंने आपको बताया था कर्क रेखा यह भारत व मध्य प्रदेश में कहां से होकर गुजरती है, तो बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून, क्या कि हमारे यहाँ पर जो वर्षा हो रही है, क्या हो रही है दोस्तों? वर्षा हो रही है, वह दक्षिण पश्चिम मानसून से हमारे यहाँ पर वर्षा होती है। इसलिए हम इसको कैसे बोलते हैं कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश और भारत की जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी, कौन सी? मानसूनी जलवायु है, क्योंकि ये जो दक्षिण पश्चिम जो मानसून हमारे यहाँ पर आता है, ये कौन सी? मानसूनी पवनें कहलाती हैं, इसलिए इसे हम उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। साथ ही साथ दोस्तों, इसमें हमने आपको बताया था कि यह जो दक्षिण पश्चिम मानसून है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून है, यह क्यों है? क्योंकि यह दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित कौन कौन से? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से यह मानसून हमें प्राप्त हो रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद हमने आपको बताया था कि हमारे मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएं होती हैं, 3 प्रकार की। कौन कौन सी? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। कौन कौन सी? ग्रीष्म, शीत और वर्षा। आइए उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, शीत ऋतु की हम बात करेंगे। तो शीत ऋतु कैसे पड़ती है, हमने आपको बताया था, जब सूर्य की जो स्थिति होती है, वह कहां पर होती है? दक्षिणायन, दक्षिण गोलार्ध में। कहां पर? दक्षिण गोलार्ध में, मतलब भूमध्य रेखा से नीचे की ओर। तो जब यह सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, तो हमारे जो
उत्तरी गोलार्ध, जहां पर हमारा मध्य प्रदेश और भारत स्थित है, यहाँ पर कौन सी ऋतु का आगमन होता है? शीत ऋतु का आगमन हो जाता है। कौन सी ऋतु का दोस्तों? शीत ऋतु का आगमन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें होती हैं वह तिरछी पड़ रही होती हैं। तो दोस्तों यहाँ शीत ऋतु के लिए हमने आपको बताया है कि जो नवंबर से फरवरी मंथ होते हैं अपने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन 4 महीनों में हमारे यहाँ पर शीत ऋतु आती है। इसके बाद साथ साथ दोस्तों यह जो ऋतु होती है शीत ऋतु, इसमें दिसंबर माह में, दिसंबर का जो महीना होता है, इसमें सबसे कम टेम्परेचर होता है हमारे यहाँ पर। सबसे जो तीव्र ठंड पड़ती है वह दिसंबर में होती है। साथ ही साथ दिसंबर से जनवरी का मध्य का भी जो टाइम ड्यूरेशन होता है, टाइम पीरियड होता है, इसमें भी हमारे यहाँ पर शीत ऋतु बहुत तेज होती है। आगे दोस्तों यह जो शीत ऋतु है, इसे हम एक नाम, जैसे हमने आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं। ऐसे ही दोस्तों जो हमारे यहाँ पर शीत ऋतु पड़ती है, जो मध्य प्रदेश और भारत में शीत ऋतु पड़ रही है, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, स्याला। क्या दोस्तों? स्याला। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है एसएससी वगैरह में। आगे इसके बाद दोस्तों हमने आपके लिए लिखा है कर्क रेखा उत्तर। इसका मतलब है दोस्तों कि जब शीत ऋतु हमारे यहाँ पर शीत ऋतु पड़ने लगती है, तो जो मध्य प्रदेश के बिल्कुल मध्य से, मध्य प्रदेश में मध्य से जो कर्क रेखा जा रही है, इसके जो उत्तर, मतलब कर्क रेखा से ऊपर की ओर, कहां पर दोस्तों? कर्क रेखा से ऊपर की ओर के जो जिले हैं या स्थान हैं, ठीक है ना दोस्तों, कर्क रेखा से जो ऊपर के जिले या स्थान है, वहां पर ठंड का प्रकोप सर्वाधिक होता है। क्या होता है? वहां पर ठंड का प्रकोप सर्वाधिक होता है। कर्क रेखा से उत्तर में जो आप जब देखोगे तो आपको कई जिले देखने मिल जाएंगे, जैसे सागर है, छतरपुर है, शिवपुरी है, पन्ना है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर कर्क रेखा से उत्तर की ओर वाले जो जिले हैं, उत्तर दिशा वाले जिले हैं ऊपर के, वहां पर ठंड का प्रभाव सर्वाधिक होता है। तो यह जो शीतकालीन वर्षा होती है, ये किस कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और यह पश्चिमी विक्षोभ क्या है, ये हमने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में कि भूमध्य सागर जो है हमारा, कहां पर है? ये यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में। यहाँ पर क्या होता है? शीत ऋतु में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं, जो हमारे भारत में उत्तरी भारत, उत्तर पश्चिम भारत और मध्य प्रदेश में वर्षा करवाते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक प्रश्न है दोस्तों, कई एग्जामों में यह प्रश्न पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है, एसएससी में, कई बार व्यापम ने भी इस एग्जाम को मतलब इस प्रश्न को पूछा है कि आधिकारिक रूप से हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो ठंडा जिला है या ठंडा स्थान है वह कौन सा है? तो ये जो शिवपुरी जिला आपको कर्क रेखा ऊपर उत्तर की ओर देखने मिलेगा। आप मध्य प्रदेश के मैप में देख सकते हैं। तो यह जो है आधिकारिक रूप से सर्वाधिक ठंडे, यहाँ पर सर्वाधिक जो ठंड होती है ना, वह शिवपुरी जिले में होती है। ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमने आपको शीत ऋतु के बारे में बताए। इसके बाद दोस्तों हम अगली ऋतु के बारे में चर्चा करते हैं, जिसे हम ग्रीष्म ऋतु के नाम से जानते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु। तो दोस्तों ये जो ग्रीष्म ऋतु है, इसका जो टाइम पीरियड होता है मार्च से जून के मध्य होती है। कब होती है दोस्तों? मार्च से जून के मध्य में। इसमें हमने आपको ये बताया था, जब ऋतु परिवर्तन हम आपको बता रहे थे कि ग्रीष्म ऋतु कब हमारे यहाँ पर पड़ती है? जब सूर्य उत्तरायण हो जाता है। उत्तरायण मतलब जो सूर्य की स्थिति होती है वह कर्क रेखा पर सीधा, कहा? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा के ऊपर कर्क रेखा पर पड़ने लगती है, तब हमारे यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है। और मार्च से जून के मध्य में हमारे यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु पड़ती है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं? सूर्य का उत्तरायण होना। इसके बाद दोस्तों यह जो ग्रीष्म ऋतु है, यह एक और अन्य नाम से जानी जाती है, जिसे हम बोलते हैं यूनाला। क्या बोलते हैं? यूनाला। ठीक है दोस्तों। ग्रीष्म ऋतु का जो सर्वाधिक ताप हमारे यहाँ पर पाया जाता है, या जो सबसे गर्म जो माह होता है हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में, वो मई माह होता है। जो मई वाला अपना मंथ होता है, ये हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्म होता है। इसके बाद दोस्तों आधिकारिक रूप से अगर बात करें हम कि हमारे यहाँ पर जैसे सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा था या क्षेत्र कौन सा था? शिवपुरी था। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर जो सबसे ज्यादा गर्मी, भीषण गर्मी जो होती है, अभी तक होती आई है, और आंकड़ों के अनुसार देखें तो हमारे यहाँ पर सर्वाधिक ग्रीष्म ऋतु कहाँ पर इसका प्रभाव रहता है? गंजबासौदा में। कहाँ पर? गंजबासौदा में। और यह जो गंजबासौदा है कहाँ पर है? विदिशा में। ठीक है, विदिशा के अंतर्गत आता है। इसके बाद दोस्तों इसके साथ साथ कुछ और अन्य हमारे यहाँ कई जिले हैं, स्थान हैं, जो जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है ग्रीष्म ऋतु
कौन कौन से हैं? खजुराहो, नौगांव, दतिया। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो खजुराहो है, खजुराहो को 1986 में यूनेस्को द्वारा, कब? 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में भी शामिल कर लिया गया था। तो इसके बारे में भी अपन आगे चल के चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगली ऋतु के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वर्षा ऋतु। कौन सी? वर्षा ऋतु। इसके बारे में दोस्तों हमने आपको बताया था कि मध्य जून माह के मध्य से, कब? जून माह के मध्य से सितंबर तक हमारे यहाँ पर कौन सी वर्षा ऋतु होती है? मिड जून से सितंबर तक। ठीक है दोस्तों, और उसके साथ साथ हमने आपको बताया था हमारे यहाँ पर वर्षा क्यों हो रही है। अभी अपन ने पहली चर्चा की, कब? दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, और यह जो दक्षिण पश्चिम मानसून है दोस्तों, इसकी किन शाखाओं से वर्षा होती है दोस्तों? तो बंगाल की खाड़ी, किससे? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ये दो शाखाएं होती हैं हमारे यहाँ पर दोस्तों, जहां से हमारे यहाँ पर वर्षा प्राप्त हो रही है। इसके बाद दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में औसत जो वार्षिक वर्षा होती है, अगर पूरे वर्ष का हम जो औसत निकालते हैं तो अभी तक हमारे यहाँ पर औसत जो वार्षिक वर्षा का आंकड़ा है वह कितना है? 112 सेंटीमीटर। कितना है दोस्तों? 112 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे हम बात करें, एक स्थान है हमारे यहाँ पर पचमढ़ी, हिल स्टेशन है, आप सभी ने सुना होगा। तो यह जो पचमढ़ी है होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों, और यहाँ ये जो पचमढ़ी है इसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। अभी तक का जो आंकड़ा रहा है शुरुआत से, पचमढ़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है। कितनी? तो लगभग दोस्तों 199 सेंटीमीटर। कितनी? 199 सेंटीमीटर। और साथ ही साथ ये जो हमारा पचमढ़ी है दोस्तों, इसको मध्य प्रदेश का चेरापूंजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का चेरापूंजी, क्योंकि हमारे भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है दोस्तों? चेरापूंजी में। तो उसी के साथ में इसको दर्जा दिया गया है कि हमारे पचमढ़ी में भी यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा हो रही है। तो मध्य प्रदेश का जो चेरापूंजी है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पचमढ़ी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 199 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा हो रही है। इसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा कौन सी? पचमढ़ी। और सबसे कम वर्षा की अगर हम बात करें दोस्तों, क्या? सबसे कम वर्षा की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर सबसे कम वर्षा कहां पर हो रही है दोस्तों? भिंड में। कहां पर? भिंड में। कहां पर? भिंड में 55 सेंटीमीटर। कितनी? 55 सेंटीमीटर हमारे यहाँ पर वर्षा हो रही है। यह सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। साथ ही साथ दोस्तों हमने आपको बताया था कि यह जो वर्षा है इसे हम एक और अन्य नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? चौमासा। क्या बोलते हैं दोस्तों? चौमासा। जो शीत ऋतु थी दोस्तों उसे हम क्या बोल रहे थे? शियाला। ग्रीष्म ऋतु को क्या बोल रहे थे दोस्तों? यूनाला। और जो वर्षा ऋतु है उसको हम क्या बोलेंगे? चौमासा। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें तो दोस्तों जब मध्य प्रदेश में आप पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे, पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे और दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर जाएंगे, तो यह जो वर्षा के आंकड़े होते हैं, वर्षा की जो मात्रा होती है वह घटती जाती है। क्या होता जाता है? घटती जाती है। आगे हम बात करें कुछ और बिंदुओं पर, तो दोस्तों जो हमारे मध्य प्रदेश में अभी तक औसतन जो तापमान रहा है, हमारे मध्य प्रदेश में जो औसतन शीत ऋतु में जो औसतन तापमान आया है वह कितना आया है न्यूनतम? तो दोस्तों औसत तापमान हमारे यहाँ पर 21 डिग्री सेल्सियस नापा गया है। कितना? 21 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद दोस्तों एक जैसे अभी ग्रीष्म ऋतु का हमने आपको बताया, इसके साथ साथ दोस्तों हमारे यहाँ पर एक और ऋतु होती है, मतलब होती तो नहीं है लेकिन उसको अपन बोलते हैं द्वितीय ग्रीष्म ऋतु। कैसी है वो ऋतु? तो दोस्तों वर्षा ऋतु के पश्चात उसके बाद में सितंबर और अक्टूबर माह में, कब? सितंबर और अक्टूबर माह में भी हमें एक अजीब प्रकार की गर्मी का अनुभव होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? उमस, ह्यूमिडिटी। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक प्रकार की गर्मी ही होती है और इसे हम द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? द्वितीय ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, तो हमारे यहाँ पर ऋतु वेधशाला क्या होती है दोस्तों? जो ऋतु संबंधित, जो हमारे यहाँ पर तीनों ऋतुएं पड़ रही हैं, शीत ऋतु पड़ रही है, वर्षा ऋतु पड़ रही है, ग्रीष्म ऋतु पड़ रही है, तो ये जो तीनों ऋतुएं हमारे यहाँ पर पड़ रही हैं दोस्तों, इन तीनों ऋतुओं के जो आंकड़े होते हैं कि कब कितने डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे गिरा, कितनी ठंड पड़ी, कितना बढ़ा तो कितनी गर्मी पड़ी, कितने सेंटीमीटर हमारे यहाँ पर वर्षा हुई, ये सारे सभी जो आंकड़े होते हैं
तो इसको जो इकट्ठा करने का और इन आंकड़ों पे काम करने का काम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऋतु वेधशाला। और हमारे मध्य प्रदेश की जो ऋतु वेधशाला है दोस्तों, यह इंदौर में है। कहां पर? इंदौर जिले में। ठीक है, हमारे देश मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी भी है इंदौर। ठीक है दोस्तों, तो ये पिछले टॉपिक की पूरी थ्योरी रही। इसके साथ साथ दोस्तों एक बिंदु और रह गया है कि आगे चल के जब मैं आपको भौतिक प्रदेश पढ़ाऊंगा दोस्तों, आगे चल के जब मैं आपको मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेशों के बारे में बताऊंगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही रहेगा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा विंध्य क्षेत्र के बारे में। एक क्षेत्र है हमारे मध्य प्रदेश में, कौन सा दोस्तों? विंध्य क्षेत्र। तो विंध्य क्षेत्र में जो वर्षा होती है दोस्तों, क्या विंध्य क्षेत्र में जो वर्षा होती है वह दोनों ही शाखाओं से होती है। दोनों ही शाखाएं कौन सी? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। यहां पर मैंने लिखा हुआ है विंध्य क्षेत्र में दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। ठीक है, तो दोस्तों पिछले टॉपिक जो हमारा था जलवायु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, इन सबके बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनके बारे में मैंने आपको समझा भी दिया था, और आज मैंने कुछ उसके प्रमुख बिंदुओं पर आपसे चर्चा भी की। यही इसकी मुख्य थ्योरी रहेगी। इसके साथ साथ दोस्तों अब हम अगले टॉपिक में की ओर बढ़ेंगे अगले वीडियो में, और वो रहेगा आपका मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है। भौतिक भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन से वो भाग हैं उनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों एक बार आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। दोस्तों तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।